कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं नव वर्ष 2025, जो हमारे प्यारे प्यारे कर्क राशि के जातक हैं उनके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। इसको ऐसे समझिएगा कि अंक गणना के आधार पर यह जो आने वाला जो वर्ष है यह पूर्णता समर्पित है मंगल देव को। अब मंगल देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 2 या 2 से अधिक मार्गों से आपको धन दिलवाने की क्षमता रखते हैं, अगर ठीक प्रकार से वह कार्य कर रहे हैं तो। मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जो उत्तम संकल्प शक्ति देते हैं। अगर साधक का मंगल बहुत उत्तम है और अगर वह कुछ ठान लेता है तो फिर कोई भी स्थिति उसको उसके लक्ष्य से भटका नहीं सकती है। मंगल देव के पास अगर शनिदेव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद यानी किसी बुजुर्ग का अनुभव नहीं होता है तो ही मंगल देव भटक सकते हैं, या भटकने को ऐसा समझिए कि उनका संघर्ष का जो काल है वह बहुत अधिक बढ़ सकता है। मंगल देव को आप ऐसे समझिएगा कि एक नवयुवक है जिसके पास बहुत अधिक शारीरिक क्षमता है, परिश्रम के लिए वह हर क्षण तैयार रहता है, लेकिन उसको दिशा निर्देश देने वाला वो जो अनुभव है वह अनुभवी बुजुर्ग जो है उसके साथ नहीं है, तो ही मंगल देव का भटकाव हो सकता है। अदरवाइज मंगल देव का जो ये वर्ष है और साथ में बृहस्पति देव और शनिदेव का आशीर्वाद अगर जातक के साथ चल रहा है तो आपको रोकना असंभव है, एक प्रकार से असंभव है। और वो भी अगर बहुत अधिक पॉजिटिव चल रहे हो तो ही, मतलब धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य प्राणता पे आगे बढ़ते जा रहे हो। अब इस बात को ऐसा समझ लीजिए कि एक मूल रेमेडी पूरे वर्ष की क्या रहेगी। तो ऐसे समझ लीजिए कि मंगल जो ग्रह है वह 3 जगह रिपोर्ट करता है, यानी उनके ऊपर जो इष्ट हैं वो ईश्वर के 3 प्रारूप आप समझ सकते हो। पहले हैं हमारे प्यारे प्यारे हनुमान जी, दूसरे हैं भगवान षडानन यानी कि भगवान कार्तिकेय, और तीसरे हैं भगवान नरसिंह देव। पूरे वर्ष का निचोड़ समझने के लिए या सारी रेमेडीज़ को एक रेमेडी से जोड़ने के लिए कि एक उपाय बता दीजिए तो ये तीनों भगवान के रूप हैं, इनमें से किसी एक के चरण पकड़ लीजिए। हर प्रकार से आपका यह जो वर्ष है स्वर्णिम वर्ष कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। गोचरीय प्रभाव का जो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है फिर उस पर क्या इफेक्ट होगा। आपका इष्ट अपने आशीर्वाद से आपको सदैव बचा के रखेगा और निरंतर आपको आगे बढ़ाता रहेगा, ऊंचे उठते रहोगे। गणना कुछ इस प्रकार से रहेगी कि हर महीने की छोटी छोटी गणनाएं हम समझेंगे और साथ में एक विशिष्ट उपाय मासिक भी आपको दिया जाएगा। प्रार्थना रहेगी ये उपाय स्कैनिंग विद्या के अनुभव के आधार पर है, इन उपायों को प्रयोग अवश्य करिएगा। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। जनवरी 2025 सूर्यदेव 14 जनवरी से मकर राशि में गोचर करेंगे, बुधदेव 24 जनवरी से मकर राशि पर गोचर करेंगे। सूर्य और बुध जो है आपके आ जाएंगे सप्तम स्थान पर। जनवरी माह एक ऐसा माह होगा जिसमें यह कहा जा सकता है कि आप अपनी गृहस्थी में बहुत जो समय दे पा रहे थे वह नहीं दे पाओगे, और बहुत सारी युक्तियां जो सम्मुख नहीं आ पा रही थी विचारों के माध्यम से प्रकट होने लग जाएंगी। यह समझिए कि बहुत समय से किसी चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे और उन सॉल्यूशंस के अभाव में पूरी की पूरी ज़िंदगी एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि रुक सी गई है। तो जैसे ही ये मकर राशि में आएंगे दोनों प्लैनेट, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से सुंदर बुध आदित्य राजयोग बनेगा, जो कि केवल और केवल दिमागी कसरत के आधार पर अपना फल दिखाता है। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ रहेंगे आपके लिए, लेकिन गृहस्थी जो सुख है वह थोड़ा सा प्रभावित करके रखेंगे। 28 जनवरी से मीन राशि पर शुक्रदेव उच्च होकर गोचर करेंगे। भाग्य स्थान पर आपके शुक्रदेव आ जाएंगे। तो यह समझिएगा कि स्त्रियों के आशीर्वाद से, फीमेल एनर्जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य बहुत अधिक आशीर्वाद देगा। वह आशीर्वाद ऐसा देगा कि इस काल में जब तक ये यहाँ पर विराजमान रहेंगे उच्च होकर, तो तब तक आपके द्वारा करा गया छोटे छोटा प्रयास भी अधिकतम से अधिकतम फल आपको प्रदान करने का प्रयास करता रहेगा। इस आधार पर कि आपकी जो आंतरिक भावना है वह कैसी है और साथ में आपकी लगन कुंडली कितनी अधिक मजबूत है।
उपाय समझ लीजिए जनवरी महीने का, किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल को ध्यान रखते हुए घर की दक्षिण दिशा में श्री राम तुलसी जी और श्री श्याम तुलसी जी स्थापित करें। आगे बढ़ते हैं फरवरी महीने में। बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि बृहस्पति देव 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। स्मरण करवा देता हूँ, 9 अक्टूबर 2024 को पिछले वर्ष 119 दिनों के लिए वक्री हो गए थे। बृहस्पति देव का मार्गी होने का अर्थ आप यह समझिएगा कि लाभ जो रुका हुआ था अभी तक, वह सर्व लाभ वाला जो सेक्शन है, क्योंकि आगे राशि परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो है मार्गी स्वभाव धारण करेंगे, तो लाभ स्थान पर बृहस्पति देव जो बहुत अधिक लाभ नहीं दे पा रहे थे, एक प्रकार से समृद्धि जो है अपना पूर्ण रूप से प्रकाट्य नहीं दिखा पा रही थी, वह होने लग जाएगी। और बहुत अधिक जो आपके अपनी संतान हैं उसके स्वभाव में बहुत अंतर देखोगे। जो पेरेंट्स ऐसे हैं कर्क राशि वाले, बहुत अधिक आशा रखते हैं अपनी संतान से, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन का त्याग करा है, लेकिन प्रतिफल में संतान उनके हृदय को समझ नहीं पा रही है, तो ये समय बहुत उत्तम रहेगा। यानी सर्वलाभ वाला सेक्शन है, ये बहुत उत्तम परफॉर्म करेगा। बुधदेव 11 फरवरी से कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव 12 तारीख से कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग है। यह धन लाने का एक नया मार्ग प्रकट करेंगे और बहुत लंबे समय से जो भविष्य की चिंताएं थी वह सूर्यदेव के प्रताप से अग्नि बीज के कारण जो है जलना शुरू हो जाएंगी। और बहुत अधिक जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है वह क्योंकि बुधदेव पहले से ही एक दिन पहले ही 11 तारीख को वहाँ बैठ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी धन के हिसाब से जनवरी और फरवरी महीना आपके बहुत अधिक उत्तम जाएंगे। 24 फरवरी से एक गुड न्यूज़ और है क्योंकि मंगलदेव जो है मार्गी हो जाएंगे। स्मरण करवा देता हूँ, 7 दिसंबर 2024 को मंगलदेव 80 दिनों के लिए वक्री हो गए थे। मंगलदेव जैसे प्रार्थना करी कि मुख्य कारक हैं 2 या 2 से अधिक स्थानों से धन दिलवाने के, तो उस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि और अधिक बढ़ोतरी होगी जैसे ही 24 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे। और थोड़ा सा आपको कुछ डिसीजन सेल्फ पे लेने पड़ेंगे क्योंकि 28 फरवरी से शनिदेव कुंभ राशि पर 40 दिनों के लिए अस्त प्रभावी हो जाएंगे। अष्टम भाव में शनिदेव का मतलब यह है कि आप ये समझिएगा कि एक प्रकार से साधना काल में जो शिष्य गुरु से आशीर्वाद निरंतर प्राप्त करता रहता है, अब गुरुदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ दिन तो कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब स्वयं के आधार पर तुम डिसीज़न लो। तो ये बड़े बड़े डिसीजन लेने का टाइम आएगा। प्रार्थना रहेगी, बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो यह जाता जाता महीना भी बहुत अधिक आपकी तैयारी करवा देगा और मजबूती प्रदान करेगा आने वाले मार्च महीने के लिए। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार भगवान कार्तिकेय पर 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। चलिए मार्च महीने में बढ़ते हैं आगे। शुक्रदेव 2 मार्च से 43 दिनों तक वक्री प्रभाव में रहेंगे। शुक्रदेव जैसे ही वक्री हो जाएंगे, बहुत अधिक ध्यान रखिएगा कि शुक्रदेव की शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता जो है वह आपको मेंटेन करके रखनी है। स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आसपास के वातावरण में स्वच्छता, पवित्रता और स्वयं के निजी जीवन में भी, स्वयं के निजी शरीर में भी ऐसा अगर मेंटेन नहीं कर पाते हो तो याद रखिएगा, तो इससे जो वक्री प्रभाव है वह नकारात्मक ऊर्जा देनी प्रारंभ कर देगा। यानी टिप टॉप बन के रहिएगा, आसपास बहुत अधिक सफाई रखिएगा और नीतियों पे अधिक काम करिएगा। ये नहीं कि ये घटना पहले हुई है तो उससे बाहर आने के लिए क्या युक्तियाँ लगानी है, नीतियाँ क्या प्रयोग करनी है, इस पे ध्यान बना के रखिएगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाएंगे। 14 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव और 4 दिनों के लिए शुक्रदेव 19 मार्च से अस्त प्रभाव में रहेंगे। वक्री के साथ साथ ये 4 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे, तो बहुत अधिक जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मात्र 4 दिन है। धैर्य की पालना करेंगे तो ये समय उत्तम तरीके से आपका निकल जाएगा। और शनिदेव 29 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे। जैसे ही ये मीन राशि पे आएंगे, भाग्यस्थान पे आएंगे, एक तो सूर्य और शनि, क्योंकि सूर्य 14 तारीख से भाग्यस्थान पे आ जाएंगे और शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे 29 मार्च से। तो एक बड़ा बदलाव आप यह समझ सकते हो कि जो शनिदेव का जो एक प्रकार के ढैया जो काल है उससे पूर्णतः आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन, इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो नीतियां हैं वह नीतियां, हमारा जो बुजुर्ग है
या आप बुजुर्ग है, जो आपकी संतान है, वह जो विचार हैं वह विचारों का एकीकरण नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य शनि पिता और पुत्र हैं तो उनके मध्य विवाद हो रहा है, उनके मध्य जो बातें हैं वह बातों में एकता नहीं आ पा रही है, रिश्ते नहीं खत्म हो रहे हैं। तत्व के आधार पर सूर्य और शनि की शत्रुता है, क्योंकि एक प्रकाश है और एक अंधकार है, दोनों का मिलन नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, मध्य अगर विवाद उत्पन्न होते हैं तो केवल विचारों के आधार पर, तो वहाँ पर जो अनुभव है वह ही एकीकरण कर पाएगा दोनों के मध्य। उपाय समझ लीजिए, और ये उपाय सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन से जो नकारात्मक प्रभाव उसको पूर्णतः दूर कर देंगे। श्री हनुमान जी के 12 नाम नित्य दिन में 10 बजे और दोपहर 4 बजे 11 बार पढ़ा करें। हनुमान जी के 12 नाम जैसे आपने एक बार बोले तो ये हो गया एक बारी, दोबारा बोले 12 नाम तो ये हो गया 2 बारी, ऐसे करते हुए 11 बार पढ़ने हैं, और 10 बजे और 4 बजे ये 2 समय है स्कैनिंग विद्या के हिसाब से आपने तब पढ़ने हैं। और शनिदेव का जुड़ाव अगर भाग्य स्थान से होता है तो मार्च महीने में ध्यान रखिएगा कि अब आपको जो आपका क्षेत्र है, सीमित जो लोकेलिटी है, उससे बाहर की तरफ से आपको मदद आएगी, या जो भाग्य है वह जो लोकेलिटी है उससे बाहर जाके काम करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपका भाग्य जो है एक प्रकार से जो सीमित क्षेत्र है उस क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और नई जान पहचान के आधार पर भाग्य आपका साथ देगा। इसी चीज़ को लेते हुए आपके विवाद होंगे, पिता पुत्र के जो मध्य विवाद है, इसी चीज़ को लेके कुछ नया करने का जो प्रयास रहेगा उसमें विचारों का एकीकरण नहीं हो पाएगा। अप्रैल महीने में आगे बढ़ते हैं। मंगलदेव 3 अप्रैल से कर्क राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। नीच प्रभावी होने का मतलब यही है कि व्यर्थ में जो अपेक्षा सामने वालों से आपने लगा के रखी हुई थी उसको नहीं पूरा होने के कारण जो व्यर्थ में गुस्सा जो है आपको आ सकता है, एक टेंशन वाला माहौल हो सकता है। लेकिन प्रार्थना रहेगी कुल मिला के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिएगा और उपाय प्रयोग करते रहिएगा। हर महीने के मासिक जो उपाय मैं आपकी सेवा में प्रार्थना कर रहा हूँ तो उससे बहुत अधिक जो है आपका स्वभाव जो है सम्यक बना रहेगा। और गुड न्यूज़ ये रहेगी क्योंकि सूर्यदेव 14 अप्रैल से मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। कर्म क्षेत्र का फैलाव होना शुरू हो जाएगा और उस फैलाव से जो घर के प्रति जो निजी प्रसन्नता और आंतरिक जो प्रसन्नता है उसके प्रति जो एक प्रकार का समय सा रुक गया था, ऐसा लगता है वो सारा जो माहौल एकदम से चेंज हो जाएगा जैसे ही 14 अप्रैल से मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। इस दौरान आपका कर्म क्षेत्र बहुत अधिक फैलने लग जाएगा और उसके कारण सुख का माहौल आपके घर में बना रहेगा। संभवतः वाहन इत्यादि भी आ सकता है आपके घर में, या भौतिकता को ध्यान में रखते हुए कोई नया गैजेट्स भी आपके घर में आ सकते हैं। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार दिन में ठीक 10 बजे सिंदूर वाले हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करें। मई महीने में बनते मई 2025 सूर्यदेव 14 मई से वृष राशि पर गोचर करेंगे। लाभ स्थान पर सूर्य जाएंगे। जैसे ही लाभ स्थान पर सूर्य देव जाएंगे सीधा प्रभाव जो आपकी संतान है उसके ऊपर पड़ेगा पॉजिटिव, या आपके द्वारा जो अर्जित करी गई एजुकेशन है, चाहे डिग्री के आधार पर, चाहे जीवन क्षेत्र के अनुभव के आधार पर, यह समझिए कि भाग्य का भरपूर साथ मिलने लग जाएगा। क्योंकि जो 5वां सेक्शन होता है वह नींव होता है 9वें भाव का। पूर्व जन्म के करे गए जो पुण्य है उनका सीधा जो मदद है वह आपको प्राप्त होगी जैसे ही ये वृष राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। 14 मई से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे बृहस्पति देव। द्वादश भाव में जब बृहस्पति देव जाएंगे तो बरकत बहुत खुल के आपके पास आएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आप शारीरिक परिश्रम नहीं करते हो, बाहर घूमने नहीं जाते हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, एक जगह बंद के बैठ जाते हो, क्योंकि ये बुध देव का घर है 3 नंबर, तो उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपना शारीरिक परिश्रम भी जारी रखना जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके, संचालन उत्तम तरीके से हो सके। और मेजर अपडेट है राहु और केतु की, क्योंकि 18 मई से कुंभ राशि पर आ जाएंगे राहुदेव, यानी आगे, इनका आगे होता है पीछे मूव करना, ये इनका होता है आगे बढ़ना, यानी क्योंकि वक्री रहते हैं हमेशा ही तो पीछे आते हैं। और केतुदेव 18 मई से सिंह राशि पर गोचर करेंगे। अब राहुदेव आ जाएंगे आपके अष्टम भाव पे, केतु आ जाएंगे आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे जब भी केतु आते हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक सतर्कता अपनों से ही बनाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि वह जो काल होता है हमारे प्रोग्रेस का होता है।
और इस समय तक जो है जो शनि का जो एक प्रकार का पाश है उससे मुक्त हो चुके होंगे आप, प्रोग्रेस करनी आप आरंभ कर चुके होंगे। तो हमारे को जो प्रोग्रेस जो रोकी जाएगी वह अपनों के द्वारा ही रोकी जाएगी। प्रार्थना रहेगी बहुत अधिक योजनाओं को अपने जो कुटुंब है, मैं प्रत्यक्ष परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष परिवार यानी कि हम, हमारी धर्म पत्नी और हमसे उत्पन्न संतान, ये हो गया प्रत्यक्ष परिवार। और जो परदादा की ब्रांचेस होती हैं ये सारा हो गया हमारा कुटुंब, इसको समझ लीजिएगा। तो वहीं से आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो जिसको हम अपना मानते हैं वह अपना ही हमारे को गिराने का प्रयास करेगा। तो ज़्यादा अधिक मतलब नहीं रखेंगे तो बहुत अधिक जो है जो आपकी गाड़ी चलती जा रही थी वह और तेज़ गति से स्पीड पकड़ लेगी, ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक शनिवार पूजनीय पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 11 पाठ श्री बजरंग बाण के करें। चलिए जून में आगे हम बढ़ते हैं। जून 2025 में बृहस्पति देव 12 जून से 27 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में रहेंगे। हर प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करने का यह काल है, यानी धैर्य धारण करने का है, मौन धारण करने का है। और यह इफेक्ट मत लाने दीजिएगा कि ऐसा लग रहा है प्रोग्रेस रुक गई है, नहीं, ये बृहस्पति देव 27 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में है। तो एक प्रकार समझिएगा कि बृहस्पति देव आपके हाथ में सत्ता सौंप कर आगे बढ़ गए हैं। तो कुछ नहीं समझ में आए तो धैर्य से पालना करिएगा। बाकी तो जो उपाय करते आ रहे हैं उससे किसी न किसी प्रकार से जो ऊर्जा संचालित होती ही रहेगी और आप आगे बढ़ते ही रहोगे। हाँ, थोड़ी सी स्पीड हल्की सी मध्यम हो जाएगी, और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसी वचन की पालना करते हुए ऊंचा उठते आप लगातार रहेंगे। 15 जून से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव जैसे ही यहाँ पर जाएंगे। एक बात समझिएगा, सूर्यदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ पर अहंकार भी प्रकट करते हैं, उसको जलाना भी प्रारंभ करते हैं। अगर कुछ भी अचीवमेंट हमारे साथ होती है और हमारे को उसको समर्पण करना नहीं आता है कि ये अमुक जन के, विद्वान जन के, संतजनों से आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीष से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर यह करना नहीं आता है तो सूर्य देव हमारे को नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। ये खासियत है स्कैनिंग विद्या में, इसको बहुत लंबे समय तक अनुभव करा गया है, तो बस उससे बचिएगा। यह जो काल रहेगा आपका, जैसे ये मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, अधिकतम से अधिकतम आप ये समझ लीजिएगा ज्ञान स्वयं चल के आपके पास आएगा। यह जो है ये जो काल है सूर्यदेव का, इसमें आपका सोने और उठने का नियम प्रभावित हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि सोने उठने का नियम प्रभावित होता है तो शनि देव जो आपके बैठे हुए भाग्य स्थान पर वो थोड़ा सा विपरीत प्रभाव देना शुरू कर देंगे। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार रात्रि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर देशी घी का दीपक अर्पण करें। जुलाई में हम आगे चलते हैं 2025। शनिदेव 13 जुलाई से 138 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे। इस बात को समझिएगा कि अभी तक अगर आप ये समझ नहीं पाए हो कि शनिदेव जो भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, अब मेरा जो भाग्य है थोड़ा सा आगे जाके काम करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो मेरा निवास स्थान है, जो मेरी लोकेलिटी है, उससे दक्षिण दिशा या विदेश की तरफ गमन करने से मेरा भाग्य काम करेगा। जो पुराने संपर्क हैं, अब नए संपर्क जो बनेंगे वह मेरे भाग्य को बल प्रदान करेंगे। तो अगर यह चीज़ अगर नहीं समझ रहे हो, पुराने ही नीतियों पे चल रहे हैं, तो ये संघर्ष काल हो जाएगा आपका 138 दिनों के लिए, याद रखिएगा। और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे चल रहे हो, उपाय करते आ रहे हो, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी आपको। 16 जुलाई से कर्क राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो पुनः प्रार्थना रहेगी कि अब जो है अहंकार को जो भाव है वह बहुत अधिक बढ़ जाएगा और बहुत अधिक टोका टोकी हो जाएगी आपके घर में आपके द्वारा कि यह व्यर्थ में ये खर्चा हो रहा है, इन पे सीमित करिए। और बगैर किसी विषय के, बगैर किसी आधार के सम्मुख आप बोलने लग जाओगे और उससे एक टेंशन का माहौल बना रह सकता है। लेकिन जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपाय करते आ रहे हो, तो बहुत अधिक जो नकारात्मक प्रभाव वो आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। 28 जुलाई से कन्या राशि पर गोचर करेंगे मंगल देव। यह जो काल है, यह काल आपके शारीरिक परिश्रम यानी शरीर के द्वारा करेगी मेहनत के आधार पर ही आपका भाग्य निर्माण करवाएगा। जो मैंने भारी समय पर शनिदेव के साथ में प्रार्थना करी है, अब उसके लिए आपके बहुत अधिक चक्कर लगेंगे, बहुत अधिक ट्रैवल होंगे, लेकिन इससे आपका भाग्य का निर्माण होगा, यानी कोई भी यात्रा आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार सिंदूर वाले हनुमान जी पर 11 तुलसी दल अर्पण करते हुए उनके सीधे चरण से तिलक अपने माथे पर धारण करें, माथे पर लगाएं। आगे चलते हैं अगस्त 2025। 17 अगस्त से सिंह राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। 30 अगस्त से
सिंह राशि पर गोचर करेंगे बुध देव। सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये आ जाएगा सिंह राशि पर। स्वर्णिम काल है आपके उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए। जो बीज का रोपण करना है, बीज को धारण करवाना है धरती माता में, यह उसका काल है। यह जो काल है आपको नेम और फेम प्राप्त होगा। और अगर आपकी वाणी बड़ी सार्थक और एक दिशा को पकड़ते हुए बहुत अधिक मीठी रहती है, तो जो वक्री जो प्रभाव चल रहा है भाग्य स्थान पे शनिदेव का, उसका भी अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि बुध देव हर एक ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो आपकी वाणी के आधार पर आपका भविष्य बनना तय है। बुध आदित्य योग एक प्रकार का राजयोग है, लेकिन ये उत्तम मस्तिष्क के परिश्रम के आधार पर ही रिजल्ट देता है। ये ध्यान रखिएगा। यानी हमारा भला और बुरा हमें पता होना चाहिए, कब कहाँ क्या शब्दों का प्रयोग करना है वह पूर्व से हमारे को पता होना चाहिए। अगर हम बिगाड़ना चाहते हैं तो वह फल हमारे को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम कारण बने। गोचर को बोलने से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जिम्मेदारी आप उठाओगे तो बुध आदित्य योग बहुत अधिक अपना आशीर्वाद देता है। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार 21 पान के पत्तों पर हनुमान जी वाले सिंदूर से राम नाम लिखकर तोरण बनाकर सिंदूर वाले हनुमान जी पर अर्पण करें। आगे चलते हैं सितंबर 2025। 15 सितंबर कन्या राशि पर गोचर करेंगे उच्च होकर बुधदेव, और 17 सितंबर से कन्या राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। अब बुध आदित्य योग अब आ गया आपकी मेहनत वाले सेक्शन पर, और ये सीधे तौर पर यह देख रहा है आपके भाग्य भाव को। अब बुधदेव जो है उच्च होकर गोचर कर रहे हैं। यह जितना आप अपना भाग्य बना सकते हो यह काल है, जितना अधिक आप अपना कल्याण करवा सकते हो ग्रहों के आशीर्वाद से, गोचरीय प्रभाव से, लगन कुंडली को ध्यान में रखते हुए, यह काल है उत्तम बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने भाग्य का निर्माण करना। क्योंकि सूर्यदेव तीसरे सेक्शन पे आ जाएंगे तो मेहनत आपकी जारी रहेगी, लेकिन अब जो है जो मेहनत से धन नहीं आ पा रहा था, इस काल में धन आना शुरू हो जाएगा और जुड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब व्यर्थ के खर्चे नहीं होंगे। उपाय समझ लीजिए, किसी मंगलवार को प्रातः समय 1.25 किलो गुड़ निर्जन भूमि में दबा दें, दान हो जाएगा। जो जीव ग्रहण करेंगे आपको आशीर्वाद देंगे। आगे चलते हैं अक्टूबर 2025। शुक्रदेव 9 अक्टूबर से कन्या राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। मेहनत का सेक्शन है, उत्तम प्रकृति का सेक्शन है, स्वाभाविक प्रकृति का सेक्शन है। व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण से अपने आप को बचा के रखिएगा, धर्म की पालना करके रखिएगा, बचे रहोगे, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सीधी कैलकुलेशन, नहीं तो अपने ही हाथों अपना समय खराब करोगे और भाग्य को चौपट कर लोगे। बहुत सरल तरीके से समझ लेना। व्यर्थ में अपनी आशाएं कहीं पे जोड़ ली है आपने और एक दुनिया बसा ली है अपनी कल्पना में, उसका कोई रिजल्ट सार्थकता में निकल के नहीं आ पाएगा। आकर्षण और व्यर्थ का आकर्षण, स्त्री पुरुष आकर्षण और एक सत्यता के आधार पर जो प्रेम का जो बीज होता है, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में कोई पवित्रता नहीं है और सत्य प्रेम का जो बीज है उससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। बस ये प्रार्थना समझ जाइएगा थोड़े शब्दों में ही। 7 अक्टूबर से तुला राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। सूर्यदेव आपके सुख स्थान पर नीच प्रभावी हो जाएंगे। घर की टेंशन को अपने कर्म क्षेत्र पर नहीं लेके जाना है तो कुछ नहीं होगा। बाहर से अगर आओगे और बाहर वाली टेंशन को घर में नहीं मिक्स करोगे तो कुछ नहीं होगा। यानी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके मध्य एक रेखा खींच लेनी है। उस रेखा को बहुत अधिक मजबूत करके रखना है, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस यही प्रार्थना ध्यान रखेंगे तो उत्तम उपाय जो करते आ रहे हो उसको बल प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर से कर्क राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे बृहस्पति देव। जैसे ही बृहस्पति देव उच्च हो जाएंगे, कर्क राशि पर उच्च हो जाएंगे, तो आपकी कुंडली की लगभग आधी परेशानियां, जीवन की आधी परेशानियां अपने अंदर खींच लेंगे, पूर्णता मुक्त कर देंगे हर प्रकार से। यानी आपका पंचम भाव, आपका संतान पक्ष, आपके द्वारा करी गई अर्जित जो विद्या है, आपका सप्तम भाव, आने वाली पेमेंट्स हैं, आपका मित्र व्यवहार, आपकी गृहस्थी और आपका भाग्य स्थान और पूर्वजों से आने वाला आशीर्वाद, आपके द्वारा पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म हैं और उत्तम बुद्धि, जीवन में बरकत, ये सारी चीज़ें होंगी जैसे ये कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे।
अब बुध और मंगल समझ लीजिए 24 अक्टूबर से वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे बुधदेव और 27 तारीख से वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे मंगलदेव। बुध और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जिनको स्कैनिंग विद्या में बोलते हैं सन की योग। सन की योग का मतलब यही चीज़ है कि शारीरिक बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति को घर बैठा दोगे तो बहुत अधिक वह नाकामयाबी की तरफ अग्रसर होने लग जाएगा स्वतः ही। ऐसे जातक को एक लक्ष्य दो और उसके साथ उसको थोड़ा सा खाली टाइम निकालते हुए उसको गाइड करो कि ऊर्जा अच्छी तभी आप मेंटेन कर पाओगे जब बाहर जाके थोड़ा व्यायाम करोगे, दौड़ोगे, भागोगे, थोड़ा सा इसको रिलीज़ करना सीखोगे तो ये बुध मंगल जो है आपको हर प्रकार से सर्व लाभ सेक्शन है वो मजबूत करते हुए लाभ ही लाभ दिलवाएगा। एक जगह होकर बैठ जाओगे, दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, व्यर्थ में गुस्सा आने लग जाएगा। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर किसी के लग्न कुंडली में भी बना हुआ है, जहाँ भी बना हुआ है और उससे संबंधित भाव जो है उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है तो प्रार्थना रहेगी, अलग से प्रार्थना कर रहा हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए, बाहर निकला करो, शरीर चलाया करो, अटकी हुई ऊर्जा बाहर निकलेगी, फिर देखो लाभ कैसे नहीं चल के आता है, स्वयं चल के आएगा। प्रार्थना रहेगी। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर या व्यापार स्थान पर जलाएं। आगे चलते हैं। नवंबर 2025 मंगलदेव 1 नवंबर से अष्ट प्रभाव में रहेंगे। प्रार्थना रहेगी अष्ट प्रभाव में जब भी मंगलदेव होंगे थोड़ा सा पेमेंटों में परेशानी आएंगी, संकल्प शक्ति थोड़ा सा बिगड़ सकती है, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से उस संकल्प की जो ज्योति है उसको लगातार जलाकर रखने का प्रयास करिएगा। बहुत अधिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि और भी प्लैनेट्स हैं शुभता देने के लिए। बृहस्पति देव 11 नवंबर से 120 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे। इस दौरान बड़े उत्तम डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। उत्तम डिसीजन का मतलब यही है कि कहीं पे भी बिगाड़नी नहीं है आपने, कहीं ऐसा नहीं हो आप कुछ मर्जी बोल के आ गए और भविष्य को ध्यान में आधार नहीं बनाते हुए आपने व्यर्थ में अपने भविष्य में जो संबंध बहुत अधिक मजबूत होने चाहिए थे वर्तमान में आपकी वाणी के आधार पर बिगड़ने शुरू हो गए। बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह हैं जब भी यह वक्री स्वभाव में जाते हैं तो यह जो प्रभाव होता है यह एक प्रकार से जातक की बच्चे की परीक्षा लेते हैं और जब परीक्षा का समय जब आता है तो जो आपके द्वारा पूर्व जो एक्सपीरियंस होता है वही ही एग्ज़ाम में लिख के आते हो और जो एग्ज़ाम में लिख के आते हो उसी आधार पर रिजल्ट मिलते हैं। पूरा वर्ष जो है अक्टूबर तक बहुत अच्छे से चलते आए हो, उपाय करते आए हो, जो मैं प्रार्थना करता हूँ या ये करते आए हो, या कुंडली स्कैनिंग हो चुकी है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई भी ग्रह गोचरीय प्रभाव में कुछ भी अपना आगे मूव करता है, पीछे आता है या कॉम्बिनेशन बदलता है तो कुछ दिनों 2-4 दिन तक तो प्रभाव होता है। उसके बाद सब जो है आपकी आदतों के कारण सब चीज़ें ठीक बैठनी शुरू हो जाती हैं। यही है नियम। बस इस नियम को पकड़ के चलोगे तो बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव गोचर नहीं दे सकता। फिर आपको ध्यान रखिएगा। 16 नवंबर से वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव, पंचम भाव पे आ जाएंगे और 26 नवंबर से वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे शुक्रदेव। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन हमेशा नेगेटिव राहु को उत्पन्न करता है। यह जो काल है इस काल के लिए मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आपका जो जीवन साथी है, घर में जो फीमेल हैं इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और यह जो काल है इसमें संबंध जो हैं जीवन साथी से, अपने साथी से, जीवन संगनी से थोड़े से बिगड़ सकते हैं, लेकिन उत्तम धैर्य की पालना करेंगे। जो मैंने आकर्षण और प्रेम के मध्य जो अंतर समझाने का प्रयास करा उसको साथ में लेकर चलेंगे तो यह जो काल है इसका नकारात्मक प्रभाव है ये बहुत अधिक अपना असर नहीं दिखा पाएगा। सूर्य शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है वह कुंडली में राहु को उल्टा कर देता है। राहु अगर अच्छे बैठे होंगे, सूर्य शुक्र जहाँ पर आ जाएंगे वह राहु को उल्टा कर देते हैं और जहाँ पर जिस भाव पर जिस घर पे सूर्य शुक्र बैठते हैं वहाँ पर एक कृत्रिम राहु बैठा देते हैं। यानी कि जो राहु है वह यहाँ पर आ जाएगा और उसके सम्मुख ये गणना के आधार पर बता रहा हूँ आगे सामने वाले सप्तम भाव पे केतु आ जाएंगे। तो अगर आप बहुत अधिक दिमाग से काम लोगे और स्थितियों को समझते हुए थोड़ा सा धैर्य से काम लोगे, कुछ सम्मुख व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया है लेकिन धैर्य की पालना करोगे तो ये काल आपको बहुत अधिक परेशान नहीं कर पाएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार शहद अर्पण करें। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम महीना है दिसंबर 2025। बृहस्पति देव 5 दिसंबर से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, पीछे आएंगे एक प्रकार से।
बृहस्पति देव जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो पुनः आपको समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। अटके हुए जो काम है पुनः आने लग जाएंगे, लेकिन ज़ोर आपको बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है काल थोड़ा विपरीत चल रहा है। वह आगे जाके 2026 में पुनः जो है मार्गी होंगे। तब तक आपको थोड़ा सा हर प्रकार का अनुशासन लागू करवाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ साम दाम दंड और भेद कहाँ पर प्रयोग करने और कितने प्रयोग करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी भावना आ जाए कि मुझे तो प्रतिशोध लेना है, बदला लेना नहीं। उससे कोई काम नहीं होने वाला है। चीज़ों को अपनाते हुए स्वीकारते हुए कि कोई जैसे कोई चीज़ को रिपेयर करी जाती है, उस प्रकार से अपने स्वभाव के आधार पर सम्मुख व्यक्ति से कार्य लेना आना चाहिए। बस धनु राशि पर गोचर करेंगे मंगल देव 7 तारीख से, और 53 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में हो जाएंगे 11 दिसंबर से शुक्रदेव। तो शुक्रदेव में वही है कि अपने आप को स्वच्छ पवित्र, आसपास के माहौल को स्वच्छ पवित्र, सोने उठने का नियम बना के रखिएगा। अस्त का जो प्रभाव है बहुत अधिक नकारात्मक रूप से आपके ऊपर असर नहीं दिखा पाएगा। और 16 तारीख से धनु राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। 7 धनु राशि जो पड़ रही है इसमें आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है। सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है इसको गुरु शिष्य परंपरा योग कहते हैं। यह जो काल है ये आपको सिखाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, जिसके कारण कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाले जो सेक्शन है उन्होंने आपको नकारात्मक प्रभाव देने का प्रयास करा है। लेकिन जैसे ही 16 दिसंबर से सूर्य धनु राशि पर आ जाएंगे तो इस सेक्शन को जलाना शुरू कर देंगे। यानी ये सेक्शन जो बहुत अधिक आपको परेशान कर रहा था, तो उसके कुछ रेमेडीज़ प्राकृतिक रूप से किसी घटना के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशिष्ट के माध्यम से आपके जीवन में आने लग जाएंगे। यानी ये वाला सेक्शन है कर्ज, बीमारी, शत्रुता, डेप्ट का जो सेक्शन, 6ठा सेक्शन है, अच्छा सेक्शन नहीं माना जाता है गुणों के आधार पर, तो ये दबना शुरू हो जाएगा। यानी युक्तियाँ आपके पास आने लग जाएंगी। और शुक्र और बुध देव की बात करते हैं, क्योंकि 20 तारीख से धनु राशि पे शुक्र आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे 29 तारीख से धनु राशि पे। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, यानी अब जो है क्रिएटिविटी आपके स्वभाव में आने लग जाएगी, और इससे आप जो है अपना नाम जो है फैला पाओगे। ये ध्यान रखिएगा कि यह जो काल है, इस काल में बहुत अधिक सावधानी बना के रखनी है कि मेरे को जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ में आकर्षण के चलते मैं उस चीज़ को ले आया हूँ, क्योंकि वो मुझे इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें आपके स्वभाव के ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर आपका सीधे चलने का स्वभाव है तो कोई भी व्यक्ति कितना भी टोके, क्योंकि सीधे चलते जा रहे हो, आप उसके प्रभाव में नहीं आ पाओगे। अगर संकल्प ऐसा है कि जब मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे उत्तम तरीके से लक्ष्मी जी का सम्मान करते हुए धन को खर्च करना है, धन का उत्तम सदुपयोग करना आना चाहिए, तो ये सेक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। बाहर निकलने के लिए जो कॉम्बिनेशन है शुक्र और बुध का, ये क्रिएटिविटी लेके आएगा, और इस काल में भी आप कुछ नया कुछ करोगे। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें से क्या अच्छा निकाल आप सकते हो, यह गुण आपके अंदर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उपाय समझ लीजिए, अंतिम उपाय है प्रत्येक मंगलवार 1.25 किलो गुड़ भारतीय देशी गौ माता के निमित्त गौशाला में दान करें। तो यह हो गया हमारा एक जनरल कैलकुलेशन पूरे वर्ष की। महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी वर्ष 2025 आप सभी कर्क राशि के प्यारे प्यारे हमारे जातक हैं, आपके लिए बहुत अच्छा जाए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं